नमस्कार दोस्तों। कल हम लोगों ने पुर्तगाल के बारे में पढ़ा था डिटेल में कि पुर्तगाल कैसे भारत में आते हैं व्यापार करने और धीरे धीरे अपना एक्सपेंशन करने लगते हैं और उनका एक साम्राज्य बन जाता है भारत में। इसी कड़ी में हम देखेंगे कि पुर्तगाल के बाद डच आते हैं, फिर इंग्लिश आते हैं, फिर डेनिश आते हैं और फिर फ्रेंच आते हैं। तो इन सबको हम आज के टॉपिक में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और पहली बात कि अभी हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट किए हैं। आप लोग जिस भी बुक से पढ़ रहे हो, बिपिन चंद्रा हो या राजीव अहिर का स्पेक्ट्रम हो या जो भी बुक आपके पास हो, उससे एक बार पढ़िए। और सबसे बढ़िया होगा आप जाके वीडियो देखने के बाद प्रीवियस ईयर पेपर को लगाइए और देखिए कि कितना आप सही क्वेश्चन कर पा रहे हैं, क्योंकि सही टेस्ट वही होता है पढ़ाई का कि आप प्रीवियस ईयर पेपर सोल्व कर पाएँ। तो आप जाके एक बार ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए हम आज डच देखते हैं कि डच भारत में कब आते हैं और कैसे कैसे अपना व्यापार करते हैं और फिर इनका क्या होता है। देखिए, जो डच आते हैं सबसे पहले ये 1602 में आते हैं। सबसे पहले पुर्तगाल आते हैं, 1498 में उनकी कंपनी बनती है। इनकी कंपनी 1602 में बनती है। ये भारत आते हैं 1602 के बाद। अगर हम इनकी बात करें तो स्थापना इसका 1602 में होता है और इसका मुख्यालय दो जगह है। हेड ऑफिस अगर हम डच की बात करें तो डच कोई और नहीं बल्कि नीदरलैंड है। नीदरलैंड जो देश है उसी को हम लोग डच कहते हैं, जिसकी राजधानी है एम्स्टर्डम। एम्स्टर्डम इसकी राजधानी है। तो इसका मुख्यालय की बात करें तो इसका दो मुख्यालय है। एक है आपका नीदरलैंड में, मतलब जहाँ का कंपनी है वहाँ पे है, और दूसरा इसका जो ऑफिस है दूसरा इंडोनेशिया में है। इंडोनेशिया का जगह का नाम अगर बात करें तो वह है बटाविया। हालांकि आपसे पूछा नहीं जाएगा लेकिन फिर भी आप एक बार देख लेंगे। तो इसका मुख्यालय दो जगह है, नीदरलैंड और बटाविया में। देखिए, यह एक जो डच कंपनी है यह एक अर्ध सरकारी कंपनी है जिसे हम कहते हैं सेमी ऑफिशियल। सेमी ऑफिशियल का मतलब होता है कि वह कंपनी जिसमें कुछ शेयर तो सरकार का हो और कुछ शेयर जो हो वो निजी पब्लिक का हो या निजी कंपनी का हो। मतलब टोटल ये सरकारी कंपनी नहीं है, यह अर्ध सरकारी कंपनी है, मतलब सेमी ऑफिशियल है। और इसमें जो कंट्रोल पावर होता है, जो डिसीजन मेकिंग होती है, वहाँ पे गवर्नमेंट होती है। ठीक है, तो यह सेमी ऑफिशियल कंपनी है। और इसको चलाने के लिए एक जो बोर्ड का मेंबर होता है, किसी भी कंपनी को चलाने के लिए बोर्ड का मेंबर होता है जिसको निदेशक मंडल कहते हैं। तो इसमें कुल 17 लोग हैं। 17 लोग इसको चलाने वाले कमेटी के मेंबर हैं, मतलब बोर्ड के मेंबर हैं, जिनको कहा जाता है जेंटलमैन 17। तो अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाए कि जेंटलमैन 17 किस देश की कंपनी से रिलेटेड है तो आप डच आंसर मारेंगे। ठीक है, यह इसका कुछ मतलब फैक्ट था स्टार्टिंग में। अब देखिए, भारत में जब डच कंपनी आती है तो कब आती है? भारत में डच कंपनी पहली बार स्टार्ट होती है 1605 में। यह हमने जो 1602 बताया था यह नीदरलैंड में स्थापना का डेट है, और भारत में कंपनी जब आती है तब टाइम रहता है 1605, और पहली कंपनी बनती है मसूलीपट्टनम में। मसूलीपट्टनम या मसूलीपट्टनम दोनों एक ही नाम है। पहली फैक्ट्री यहीं पे बनती है। बाद में इनका देखेंगे विस्तार होगा और बंगाल वगैरह में, फिर सूरत में आएंगे, फिर आगरा में इनका कंपनी बनेगा, जैसे चिनसुरा। हालांकि उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, सूरत, आगरा, बहुत जगह पे इनका कंपनी बनेगा। हालांकि ये सब नहीं पूछा जाता है, याद आप ये ज़रूर याद रखेंगे कि मसूलीपट्टनम हमेशा पूछा जाता है कि डचों का पहला कंपनी कौन था। देखिए, जो भी कंपनी आ रही है, जैसे पुर्तगाल की पहली कंपनी कहाँ है, डच की पहली कंपनी कहाँ है, ये सब एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है, तो आप इसे याद रखेंगे। अब हम देख लेते हैं। देखिए, डच के बारे में क्वेश्चन बहुत कम आता है तो हम थोड़ा सा फास्ट करते हैं। अंग्रेज़ को हम डिटेल में देखेंगे, वहाँ से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब देख लेते हैं ये ट्रेड कैसे करते हैं, क्या सामान लेके जाते हैं और क्या लेके आते हैं। तो सबसे पहले अगर हम
एक्सपोर्ट देख लेते हैं, मतलब यहाँ से क्या भेज रहे हैं बाहर। तो इसमें है सूती कपड़ा, रेशमी कपड़ा या वस्त्र जो भी कहिए, धागा है, मसाला है, नील है, ये तो हमने कल ही देखा था, जो पुर्तगाल भेजेंगे उसी की मतलब ये भी व्यापार करेंगे। लेकिन अफीम है, चीनी है, इनके साथ एक चीज़ नया जुड़ जाएगा, सोरा। और सोरा का देखिए दो काम होता है, एक तो सोरा का काम बारूद में होता है, बारूद में सोरा का प्रयोग किया जाता है, और दूसरा जो होता है कोई भी वस्तु को ठंडा रखने के लिए, ठंडक प्रदान करने के लिए इसका प्रयोग होता है। कोई वस्तु को ठंडा बनाए रखना है तो उसमें भी सोरा का प्रयोग होता है। और आप देखेंगे सोरा सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है, बंगाल वाले एरिया में। और यह क्वेश्चन बीपीएससी कई बार पूछा है कि सोरा सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है। ठीक है, तो यह चीज़ें एक्सपोर्ट करते थे। अब देख लेते हैं साथ में इंपोर्ट किस चीज़ का करते थे। इंपोर्ट करते थे सोना, चांदी, पारा, कांच और ऊन का, इसका इंपोर्ट करते थे। हालांकि ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं, आपसे नहीं पूछा जाएगा, आप सोरा वाला पॉइंट को याद रखेंगे, यह एग्ज़ाम में कई बार आता है। अब देखिए डच की जो पॉलिसी थी, डच की पॉलिसी देख लेते हैं, इनकी पॉलिसी क्या थी और कैसे थी। तो अगर हम डच की पॉलिसी की बात करें तो जितने सारे कंपनियां उसमें आ रही हैं, पुर्तगाल, डच, डेनिश, इंग्लिश और फ्रांसीसी, सारे कंपनियों में सबसे उदार नेचर के यही हैं। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत वेलफेयर वाले हैं, ये भी आते हैं व्यापार करने, लेकिन इन पांचों के कंपेयर में अगर हम देखें तो ये सबसे उदार, डच जो है सबसे उदार माने जाते हैं। और ये भारतीय लोगों के साथ, भारतीय राजाओं के साथ एक मतलब फ्रेंडली रिलेशनशिप बनाने में ये जाने जाते हैं। पांचों कंपनियों में सबसे फ्रेंडली रिलेशनशिप और उदार काम करने के लिए यही जाने जाते हैं। दूसरा इन्होंने क्या किया कि जो जहाज़ के थ्रू व्यापार इनका होता था, तो उनके अगल बगल जो पोर्ट था इनका, पोर्ट के आसपास में जो रोज़गार देने का काम था, वह ज़्यादातर ये लोग स्थानीय लोगों को रोज़गार दिए, मतलब भारत के लोगों को रोज़गार दिए। तो लोगों को थोड़ा सा रोज़गार मतलब डचों के आने से ज़्यादा मिला। ठीक है, और ये जो वेतन देते थे और कंपनियों की अपेक्षा डच ज़्यादा वेतन देते थे जो लेबर काम करते थे उनको। और तीसरा इनका पॉलिसी था जो सबसे अच्छा था कि जो शिल्प के कारीगर हैं, जो कारीगर होते थे, उनको ये मतलब एडवांस में पैसा देते थे काम करने के लिए, और ये उनका शोषण नहीं करते थे। हालांकि आप देखेंगे शोषण अंग्रेज़ बहुत किए हैं बाद में, लेकिन ये जो डच थे ये शोषण बहुत कम करते थे। मतलब इनकी जो पॉलिसी थी वो लेबर के हित में थी, थोड़ा सा वेलफेयर था और की अपेक्षा। ठीक है, ये मतलब अपने जो व्यापार था उसका दुरुपयोग इन्होंने नहीं किया। साथ में ये जो धार्मिक कट्टरता की बात अगर करें हम, धार्मिक कट्टरता जो पुर्तगालियों ने किया था, ये उस टाइप के व्यक्ति नहीं थे। ये अपना मतलब जो क्या कहते हैं उसका मिशनरी वाला जो व्यवस्था था पुर्तगाल थोपते थे, शादी संबंध से करते थे, नहीं तो ज़बरदस्ती भी कहीं कहीं करने का आरोप लगा था पुर्तगालियों पे। ये इस टाइप से नहीं करते थे। तो मतलब अगर पूरा हम देखें इनकी पॉलिसी तो बहुत ही इनकी पॉलिसी लिबरल थी और वेलफेयर ओरिएंटेड थी। आप वेलफेयर तो नहीं कह सकते हैं क्योंकि ये ट्रेड करते थे, लेकिन फिर भी इन पांचों की तुलना में सबसे बेहतर इनकी पॉलिसी थी, जिससे भारत को थोड़ा सा फ़ायदा हुआ औरों की अपेक्षा। लेकिन यही पॉलिसी इनको डुबा देती है और इनके पतन का कारण इनकी पॉलिसी ही बनती है। तो अब इनके पिछड़ने का कारण देख लेते हैं। ये व्यापार में मज़दूरों को पैसा ज़्यादा देते थे तो इनके पास पैसा बचता नहीं था। जब कंपनी के पास रेवेन्यू बचेगा नहीं तो वो खर्च भी कम करेगी, जब खर्च कम करेगी तो सेना भी कमज़ोर होगा, और इनका जो नेवल मतलब था, नेवल आर्मी था, वो धीरे धीरे कमज़ोर हो गया। और ये सबसे बड़ा इनका वीक पॉइंट रहा। ये आने वाले दिनों में
नेवल जब कमज़ोर होता है तो फिर अंग्रेज़ आ जाते हैं और अंग्रेज़ों से पिछड़ जाते हैं। सबसे बड़ा इनका काम मतलब वीक पॉइंट था कि इनका रेवेन्यू कम हो गया बाद में। दूसरा देखते हैं कि व्यापार में चुनौती, जब अंग्रेज़ आते हैं तो जिस चीज़ का व्यापार ये कर रहे हैं उसी चीज़ का व्यापार अंग्रेज़ करने लगते हैं, लेकिन अंग्रेज़ की पॉलिसी जो है शोषण की पॉलिसी है, वो मज़दूरों को कम पैसा देते हैं तो उनका रेवेन्यू ज़्यादा बचता है और इसीलिए व्यापार में भी इनको टक्कर चुनौती मिलती है और इस कारण से डच कमज़ोर हो जाते हैं। इंडोनेशिया पर ज़्यादा ध्यान देना, कल हमने देखा था कि पुर्तगाल भी 2 उपनिवेश पर ध्यान दे रहा था, 2 कॉलोनी पर ध्यान दे रहा था और यही काम डच करते हैं। इनका इंडोनेशिया पर ध्यान ज़्यादा हो गया, इस अपेक्षा इस कारण देखा जाए तो भारत में ध्यान उनका थोड़ा सा कम हो गया। तो ये सबसे बड़ा कारण रहा कि अंग्रेज़ से पिछड़ गए। चौथा और सबसे मेजर कारण था राजस्व, जो हमने बताया है ऊपर में। देखिए खर्च 2 तरीके का होता है, एक होता है रेवेन्यू, एक होता है एक्सपेंडिचर। आपने इकोनॉमिक्स में इसको पढ़ा होगा। रेवेन्यू वो खर्च होता है जिसका आउटपुट ज़ीरो होता है, आउटपुट ज़ीरो होता है, और एक्सपेंडिचर वो खर्च होता है जिसका कुछ आउटपुट 10-20% या कुछ भी 50% आउटपुट मिलता हो। जैसे सरकार अपने बजट में हर साल कहती है कि हमको रेवेन्यू को कम करना है और यहाँ पे कैपिटल होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर, और अपने कैपिटल को बढ़ाना है, ठीक है, लेकिन ये नहीं हो पाता है। तो वही बात है, देखिए जैसे आप 500 रुपया लेके जाके पिज़्ज़ा खाते हैं तो ये क्या है, एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, खाए पिए ख़त्म हो गया, इसका कोई आउटपुट तो है नहीं। लेकिन वही 500 रुपया ले जाके अगर आप बीपीएससी का मेंस का किताब खरीदते हैं, प्रीलिम्स का किताब खरीदते हैं या टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं तो आने वाले दिनों में आप बीपीएससी क्वालिफाई करेंगे और ऑफिसर बनेंगे, तो इसका आउटपुट कितना ज़्यादा है। यहाँ पे आउटपुट है, इसीलिए यह कैपिटल एक्सपेंडिचर है, मतलब इन्वेस्टमेंट है आपका। और रेवेन्यू जो खाए पिए मस्ती किए ख़त्म किए, जो पार्टी करते हैं वो सारा रेवेन्यू में आता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आता है। और इस डच जो कंपनी था, इनका ये जो पोर्शन था रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ये ज़्यादा था। तो जब आपका मस्ती में ज़्यादा पैसा लगेगा तो फिर आपके पास पैसा बचेगा नहीं, जब पैसा बचेगा नहीं तो निवेश करिएगा नहीं, जब निवेश करिएगा नहीं तो आपका जो बिजनेस है, व्यापार है, वो ख़त्म हो जाएगा। तो यही इनका रीज़न था पिछड़ने का, और धीरे धीरे देखते हैं तो ये पिछड़ जाते हैं। अब आपके लिए इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट है बिहार में डच। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि डच बिहार में कब आते हैं। तो बिहार उस समय देखते हैं बंगाल का क्षेत्र है, 1632 में बिहार नहीं बना है, 1632 में बंगाल का क्षेत्र है बिहार। और अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि बंगाल में डच कब आते हैं या बिहार में डच कब आते हैं, तो बात सेम ही है, दोनों में आप लिखेंगे 1632। और पटना में अपना कंपनी स्थापित करते हैं। देखिए इसमें कुछ कन्फ्लिक्ट है, जितना आप बुक पढ़िएगा बुक में आपको 1638 लिखिएगा। एक हिस्टोरियन है ओम प्रकाश, ये कहते हैं कि डच पटना में 1638 में कंपनी की स्थापना करते हैं, ठीक है, लेकिन बीपीएससी कहता है कि डच पटना में 1632 में कंपनी की स्थापना करते हैं। इसको एकदम बीपीएससी नहीं मानता है, और यह जो है 1632 वाला जो बात है इसको हिस्टोरियन नहीं मानते हैं। लेकिन अब कन्फ्यूज़न हो गया कि आप एग्ज़ाम में क्या मारेंगे। बीपीएससी 2-3 बार क्वेश्चन पूछा है और उसका आंसर यही माना है। आपको आंसर ओम प्रकाश जी सही बोल रहे हैं, लेकिन आंसर 1 नंबर आपको ओम प्रकाश जी नहीं दिलवाएंगे, आपको नंबर बीपीएससी देगा। तो आपसे कभी भी पूछा जाए कि बिहार में डच की पहली कंपनी कब बनती है, तो आप आंसर मारेंगे 1632, ठीक है। आप कभी भी, इसको मैं काट दे रहा हूँ कि आपका नज़र यहाँ पे नहीं पड़े, 1638 को नहीं मारेंगे। ओम प्रकाश भले बोल रहे हैं किताब में लिखा है, लेकिन इसको आप नहीं मानेंगे। बीपीएससी हमेशा आंसर को 1632 मानता है, और बीपीएससी जो गलत मानता है उसको हमेशा मानता है। 3-4 बार इसको माना है, तो आप इसको 1632 ही मानेंगे। अब एक पटना में है कहाँ पे डच कंपनी, डच कंपनी 1632 से बनती है पटना में, एक कहाँ पे है, अभी जो पटना कॉलेज है वहीं है, डच का ऑफिस वहीं है जो अभी पटना कॉलेज है,
ठीक है, तो आप इस चीज़ को याद रखें। ये भी पूछा जा सकता है कि डच कंपनी जो बनी थी अभी वर्तमान में वो क्या है, तो आप ऑप्शन मारेंगे पटना कॉलेज है। दूसरा, डच के बारे में एक और पूछा जाता है सवाल कि पहली बार इन्होंने ज्वाइंट स्टॉक का मतलब, ज्वाइंट स्टॉक जो होता है इसको कहते हैं संयुक्त पूंजी। कोई कंपनी में, ये देखिए क्या है, अभी हम बताते हैं। कोई कंपनी में, अब जैसे कंपनी है रिलायंस में हज़ारों लाखों लोग शेयर होल्डर हैं। सबसे ज़्यादा जिसका शेयर है वह उसका मतलब ज़्यादा परसेंटेज का मालिक है। मतलब शेयर ही तय करता है कि आपका मालिकाना कितना है। यही होता है ज्वाइंट स्टॉक, संयुक्त पूंजी। और यह कंसेप्ट सबसे पहले लाए थे डच, मतलब बिहार में नहीं लाए थे, भारत में लाए थे। तो अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि ज्वाइंट स्टॉक ये मतलब कंपनी का शुरुआत किसने किया, तो आप याद रखेंगे ये डच ही स्टार्ट करते हैं। तो यह 2 क्वेश्चन जो है बीपीएससी में बहुत पूछा जाता है, ज्वाइंट स्टॉक वाला और डच कंपनी पटना में कब आई, तो 1632 में। ठीक है, तो ये हो गया, डच का तो पतन हो गया और कैसे कैसे क्या हुए तो सब पढ़ ही दिए हम। अब देखिए ब्रिटेन है, यह हमको बहुत डिटेल में पढ़ना है क्योंकि यही सारी आगे जो ही मॉडर्न हिस्ट्री चलेगा सारा का बेस यहीं से तय होगा हमारा। और ब्रिटेन ही सबसे ज़्यादा दिन तक रहेगा, सबसे ज़्यादा एक्सपेंशन इसी का है। तो आइए इसको हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। देखिए इसकी स्थापना होती है 1600 में। यह एक निजी कंपनी है, निजी कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी इसको कहा गया, निजी कंपनी है। और महारानी जो है वहाँ की एलिजाबेथ, यह भी एक इसकी शेयर होल्डर है। ठीक है, यह भी इसकी एलिजाबेथ इसकी एक शेयर होल्डर है। देखिए यह कंपनी बनता कब है, जब 16, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, आप ध्यान देंगे 1600 में कंपनी बनती है। तो यहाँ पे 2 चीज़ यहाँ से आता है, 2 क्वेश्चन आता है। इंग्लैंड में शासन किसका है, एलिजाबेथ का। और भारत में शासन किसका है उस समय, 1600 में शासन है अकबर का। अकबर 1600 में मतलब राज कर रहा है यहाँ पे दिल्ली में। तो आपसे कई बार यह क्वेश्चन पूछा गया है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में हो रही है उस समय भारत का राजा कौन है, तो आप इसे याद रखेंगे, अकबर है। अब देखिए थोड़ा सा हम आगे चलेंगे। जब कंपनी भारत में पहली बार आती है तब राजा अकबर नहीं है, तब राजा जहांगीर है। लेकिन जब कंपनी की स्थापना होती है तब राजा अकबर है। ठीक है, तो इतना आप याद रखेंगे। वहाँ पे रानी है एलिजाबेथ और यहाँ पे राजा है अकबर। यह एक निजी कंपनी है, तो हो गया। हाँ ठीक है, चलिए थोड़ा सा इसमें और देख लेते हैं कंपनी का स्ट्रक्चर क्या है। कंपनी का जो स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो इसमें सबसे ऊपर, तो यह कंपनी हो गया ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इसके सबसे ऊपर जो मालिक हैं, मालिक, इनको कहा जा रहा है COP, कोर्ट ऑफ प्रोपराइटर। ठीक है, इसके नीचे आते हैं 24 सदस्य का एक कमेटी, एक टीम होगा जो कंपनी को चलाने के लिए मेंबर बनेंगे। इनको कहा जाता है BOD, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ठीक है, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, 24 मेंबर का कमेटी है। और ये है COP जो मालिक हैं, कोर्ट ऑफ प्रोपराइटर। अब देखिए 24 जो मेंबर हैं इसमें है, एक है गवर्नर, एक है डिप्टी गवर्नर, और जो बाकी 22 जो मेंबर हैं वो सदस्य हैं। अब यह कंपनी गवर्नर के रूल से भारत में, गवर्नर के माध्यम से भारत में रूल करेगी। और इस गवर्नर को पावर होगा कि यही गवर्नर तय करेगा कि किससे युद्ध होगा, किससे संधि होगा, कहाँ पे हमारा एक्सपेंशन होगा और क्या हमारा व्यापार होगा। मतलब भारत में जो भी तय करना हो यह गवर्नर ही तय करेगा।
अब ईस्ट इंडिया कंपनी में हम देखेंगे कि गवर्नर के माध्यम से शासन होगा और विभिन्न गवर्नर आपको देखने को मिलेंगे आगे, उसको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। लेकिन अभी हम स्थापना देख रहे हैं तो उस समय का सिनेरियो हम देखते हैं कि क्या क्या घटनाएं हो रही हैं। तो देखिए, जब कंपनी अब भारत में आ रही है तो भारत में स्थापना जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में होती है तो भारत में कौन है राजा? अकबर। लेकिन कंपनी 1600 में नहीं आती है, कंपनी 1608 में आती है भारत में। और 1608 में जब भारत में आती है कंपनी, उसमें जो राजा है वो जहांगीर है। और इन दोनों को आप याद रखेंगे कि 1600 में जब स्थापना होती है तो अकबर है और 1608 में जब कंपनी आती है तो जहांगीर है। अब हम देखेंगे कि मुगल और कंपनी के बीच में कुछ रिलेशन रहा है। सबसे पहले कंपनी जब आती है तो जहांगीर राजा है, उसके बाद शाहजहां होता है, फिर औरंगजेब होता है और फ़र्रुखसियर लास्ट में राजा होता है मुगल काल का। उसके बाद तो मुगल काल का डिक्लाइन हो जाता है, तो उसको पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं क्योंकि उसमें कंपनी काफ़ी शक्तिशाली हो जाएगी। लेकिन यह 4 राजा जो हैं बहुत हद तक कंपनी का भाग्य तय करेंगे और इन्हीं के मार्फत कंपनी आगे बढ़ेगी और भारत में अपना एक्सपेंशन करेगी। तो पहला राजा है आपको जहांगीर। 1608 में जब कंपनी आती है तो इसके बारे में कुछ फैक्ट है जो एग्ज़ाम में आपसे हमेशा ही पूछा जाता है। तो आइए उसको देख लेते हैं। देखिए, लंदन से अगर कोई भी आएगा, 1-2 आदमी तो आया नहीं होगा, एक टीम आया होगा, तो वो लोग एक जहाज़ पे बैठ के आए, जहाज़ पे 1608 में। और कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी किस जहाज़ से भारत आई, तो इस जहाज़ का नाम था हेक्टर। और यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, जहाज़ का नाम था हेक्टर, इसी जहाज़ से ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी। यह जो हेक्टर जहाज़ था, इसका जो मतलब क्या कहते हैं उसको, चला कौन रहा था? इस जहाज़ को चला रहा था, उसका नाम था हॉकिंस, कैप्टन हॉकिंस। कैप्टन कौन था इसका? तो कैप्टन हॉकिंस। और देखेंगे कि यह दोनों क्वेश्चन एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी किस जहाज़ से भारत आई, तो हेक्टर जहाज़ था। और जहाज़ को चला कौन रहा था? तो कैप्टन हॉकिंस चला रहा था। देखिए, अब बड़ा थोड़ा सा यहाँ पे इंटरेस्टिंग कहानी है। कैप्टन हॉकिंस और जहांगीर दोनों का मिलन होता है, यह होता है आगरा में। और जब आगरा में दोनों मिलते हैं तो ये तुर्की भाषा में बात करता है। देखिए, यही एक स्ट्रेटजी होती है जो शायद यही स्ट्रेटजी अंग्रेज लगाए और इससे उनका व्यापार आगे बढ़ा। देखिए, जहांगीर को तुर्की आती है, जहांगीर को इंग्लिश नहीं आती थी। और ये ब्रिटेन के आदमी है, इसको इंग्लिश तो आता ही होगा, इंग्लिश इसका नेटिव लैंग्वेज है। लेकिन देखिए कितना मतलब समझदार व्यक्ति है, मतलब कंपनी कितनी समझदारी से आ रही है कि इसको पता है कि जो राजा है मतलब इंडिया का, जो मुगल काल का राजा है जहांगीर, उसको तुर्की आती है। तो ऐसे व्यक्ति को मिलने के लिए भेजा जिसको भी तुर्की आती है। और जब कैप्टन हॉकिंस आके इस तुर्की में बात किया तो जहांगीर को एक अपनापन लगा कि भाई ये तो गजब का बात है, मतलब ब्रिटेन का आदमी है और हमसे तुर्की में बात कर रहा है। बहुत खुश हुआ और जहांगीर खुश होके ये जो कैप्टन हॉकिंस है इसको 400 का मनसब दिया। देखिए, मनसब क्या होता है? मनसब एक रैंक होता है। मतलब ये है कि भारत सरकार अभी किसी पे खुश हो जाती है तो क्या करती है? लेफ्टिनेंट बना देती है, कर्नल बना देती है। अगर खेल में अच्छा प्रदर्शन रहा ओलंपिक वगैरह में तो आप वहाँ से रिटर्न आते हैं तो आपको डीएसपी बना देती है। तो ये सब क्या है? एक रैंक है, आपको उसके हिसाब से फिर सैलरी पेंशन सुविधा वगैरह मिलता है। तो खुश होके 400 का मनसब दे दिया। और मनसबदारी प्रथा आप देखेंगे अकबर के टाइम में बहुत ही चला था और मुगल काल का डिक्लाइन का सबसे बड़ा कारण रहा मनसबदारी प्रथा। ये कहते हैं सतीश चंद्र। ये हम जब पढ़ेंगे मेडाइवल हिस्ट्री तो वहाँ पे डिटेल में देखेंगे। आप सिर्फ याद रखेंगे कि जहांगीर ने कैप्टन हॉकिंस को 400 का मनसब दे दिया। ठीक है, अब जहांगीर को कैप्टन हॉकिंस पूरा गिफ्ट वगैरह दिया, तुर्की में बात किया, राजा पूरा खुश। और जब राजा ही खुश तो फिर और क्या चाहिए।
अब देखिए आगे होता क्या है। अब होता है कि 1611 में ये अपना पहला कंपनी बनाते हैं मसूलीपट्टनम में। अंग्रेज़ अपना पहला कंपनी 1611 में बनाते हैं मसूलीपट्टनम में। और ये मसूलीपट्टनम जो जगह कौन सा है, एक गोलकुंडा के अधीन है। गोलकुंडा, हम गोलकुंडा को थोड़ा सा आगे में देखेंगे डिटेल में। गोलकुंडा प्रांत में पड़ता है मसूलीपट्टनम। देखिए यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि प्रथम कंपनी मतलब अंग्रेज़ों का कहाँ बना था, तो मसूलीपट्टनम में। और यह नहीं पूछा गया है कभी भी कि यह किस प्रांत के अधीन था। तो आप याद रखेंगे, क्या पता बीपीएससी क्वेश्चन बना दे कि गोलकुंडा के अधीन था मसूलीपट्टनम, पूछा जा सकता है। दूसरा इनका कंपनी बनता है 1613 में, फिर अपना दूसरा कंपनी बनाते हैं सूरत में। तो यह ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ये वाला आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और एक और चीज़ इसमें इम्पोर्टेंट है कि 1615 में आप देखेंगे इंग्लैंड से एक राजदूत है सर टॉमस रो। सर टॉमस रो आता है, यह जहांगीर से मिलने आता है। मतलब वहाँ पे राजा का मतलब वहाँ का ब्रिटेन का जो शासक था, इंग्लैंड के जो शासक थे, उनका यह राजदूत है। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ब्रिटेन का जो मतलब राजदूत है कौन था, तो सर टॉमस रो था। कब आता है, तो 1615 आता है। किसके टाइम में आता है, तो जहांगीर के टाइम में आता है। आप इन्हें याद रखेंगे। ये हो गया जहांगीर का काल, ठीक है। अब शाहजहाँ का पीरियड आता है, और शाहजहाँ के पीरियड में देखेंगे ब्रिटेन वालों को बहुत ही फ़ायदा मिलता है। क्योंकि हमने कल पुर्तगाल जब पढ़ रहा था तो पढ़ा था कि पुर्तगाल से शाहजहाँ को बहुत ही मतलब अच्छा संबंध नहीं है। कारण दो था। कारण ये है कि यह हुगली में पुर्तगालियों का अपना एक कंपनी था, फैक्ट्री बना था, और हुगली को वो सिर्फ लूट मार के लिए प्रयोग करते थे। लूट मार के लिए प्रयोग करते थे, और बंगाल की खाड़ी में जितना जहाज़ जाता था उसको ये लूटते थे। और एक बार क्या हुआ कि शाहजहाँ के जहाज़ को भी लूट लिए। और शाहजहाँ गुस्सा ज़्यादा तब हुआ, शाहजहाँ दासियों का बहुत, शाहजहाँ के काल में दासी बहुत ज़्यादा रहती थी। और ये क्या किए कि शाहजहाँ के टाइम पीरियड में 2 दासी थी, उनका ये अपहरण कर रही, किडनैपिंग कर रही है, जो बहुत ही गलत लगा शाहजहाँ को। और शाहजहाँ ने पुर्तगालियों का जितना अड्डा था बंगाल में सबको तहस नहस कर दिया, और फरमान जारी किया, बहुत इनको मतलब नुकसान पहुंचाया। फिर ये लोग माफ़ी उफ़ी मांगे, अपना फिर व्यापार स्टार्ट कर दिए। लेकिन इससे ये पता चलता है कि पुर्तगालियों का संबंध शाहजहाँ से अच्छा नहीं था। तो अब देखिए वहाँ पे कंपटीटर अब भारत में कौन है, पुर्तगाल है और अंग्रेज़ हैं। और राजा कौन है, शाहजहाँ है। शाहजहाँ का जब संबंध पुर्तगाल से अच्छा नहीं है तो ऑब्वियस बात है ब्रिटेन वालों के साथ अच्छा होगा, सिंपल बात है। तो अब शाहजहाँ ने बंगाल अंग्रेज़ों के साथ मतलब अच्छा संबंध रहा, और कुछ कंपनियों की यहाँ पे स्थापना होती है। तो देखेंगे आप बालासोर, हुगली, हरिहरपुर, पटना, कासिम बाज़ार, इन सब जगह पे इनकी कंपनी की स्थापना होती है शाहजहाँ के टाइम में। तो अब देखिए इनका ब्रिटेन की जो कंपनियां हैं इनका एक्सपेंशन बढ़ रहा है। और मसूलीपट्टनम में पहले था, और शाहजहाँ के टाइम में बंगाल में भी इनका एक्सपेंशन हो रहा है। लेकिन इनका और एक्सपेंशन बढ़ेगा, इनके टाइम में बढ़ते जाएगा जब शाह शुजा इनका एक गवर्नर है। आप देखेंगे शाहजहाँ का एक गवर्नर है, शाहजहाँ का गवर्नर है शाह शुजा। इसने क्या किया कि खुश होके ईस्ट इंडिया कंपनी को बोला कि आप 300 रुपया वार्षिक पौंड दीजिए, यहाँ पर रुपया नहीं होगा, 300 वार्षिक
पाउंड दीजिए और इसके बदले में आप 1 साल तक व्यापार कीजिए। यह जब मिला तो ईस्ट इंडिया कंपनी को सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी को अब 300 वार्षिक पाउंड देना था और 1 साल के लिए इनको फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब इसके एरिया में व्यापार करना था। अब देखिए इनको धीरे धीरे जो गवर्नर हैं, राजा हैं, उनसे इनको बड़ा अच्छा संबंध होते गया और इनको व्यापार में बहुत फ़ायदा मिलते गया। शाह शुजा से इनको 300 वार्षिक पाउंड से 1 साल का व्यापार पर छूट मिल गई। दूसरा इनको फ़ायदा तब होता है जब यह औरंगजेब का टाइम आता है। औरंगजेब के टाइम में इनको और ज़्यादा फ़ायदा हुआ। देखिए शुरुआत में तो जैसा चल रहा था वैसा ही चला, कोई परेशानी नहीं हुआ। लेकिन एक 1688 का जो टाइम पीरियड है इसमें इनको थोड़ा सा परेशानी हुआ। औरंगजेब को एक शिकायत मिली औरंगजेब को शिकायत मिली कि कंपनी के कर्मचारी लोगों को परेशान करते हैं, मतलब जो स्थानीय व्यापारी है और लोग हैं उनको ये लोग परेशान करते थे। तो औरंगजेब इससे बड़ा क्षुब्ध हुआ और इन पे एक फरमान जारी किया और फरमान में ये कहा था कि कंपनी की सारी सुविधाएं रद्द कर दी जाए, फैक्ट्रियां सीज कर दी जाए। इस प्रकार कंपनी को देखते हैं कि बाद में ये लोग फिर माफ़ी वगैरह मांगते हैं औरंगजेब से और फिर इनको जुर्माना लेके माफ़ कर देता है। लेकिन 1698 का जो टाइम है यह इनके लिए बड़ा खुशनुमा टाइम रहा। और 1698 के टाइम में एक औरंगजेब का गवर्नर है अजीम उस शान, एक गवर्नर है औरंगजेब का। इसने क्या किया कि कलकत्ता का जो अभी आप कलकत्ता देखते हैं वो 3 शहर पे बना है, 3 गांव पे बना है। और 3 जो गांव था सबसे ज़्यादा रेवेन्यू उसमें यहीं से आते थे, सूतानाती, गोविंदपुर और तीसरा था कोलकाता। ये 3 जो शहर गांव था, इन तीनों गांव के रेवेन्यू कलेक्ट करने का पावर दे दिया ईस्ट इंडिया कंपनी को। और ईस्ट इंडिया कंपनी इसी जगह तीनों गांव जो था इसका किलेबंदी करती है। और यही किलेबंदी आप देखते हैं कि कोलकाता बनता है। कोलकाता उस समय नाम था। ये 1700 का टाइम पीरियड है और कोलकाता का स्थापना यही तीनों गांव से बना है। और यहीं पे कंपनी अपना मतलब किलेबंदी की और वहीं से पूरा अपना ऑफिस बना के काम करने लगे। और ये जितना काम होता है किलेबंदी और कोलकाता की स्थापना, ये करता कौन है? कोलकाता की स्थापना कौन करता है? इस समय गवर्नर है जॉब चारनाक। और यह क्वेश्चन आपसे कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि कोलकाता की स्थापना कौन करता है, तो आंसर होगा आपका जॉब चारनाक। देखिए यहाँ पे बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन बनता है, बहुत छोटे छोटे सवाल बनते हैं, वन लाइनर सवाल बनते हैं, तो आप यहाँ पे थोड़ा सा याद रखेंगे, ठीक है। अब औरंगजेब का टाइम पीरियड ख़त्म हो गया। अब फारुखसियर का काल देखते हैं। देखिए फारुखसियर के काल में 2-3 घटनाएं होती है। यह 1713 से 18 के टाइम में राजा रहता है। 1717 के टाइम में अगर हम देखते हैं तो एक ब्रिटिश दूत मंडल एक आता है भारत में, एक कमेटी कह सकते हैं आता है, जिसको हेड करता है जॉन सरमन। देखिए ब्रिटिश कितने होशियार थे, जब नया राजा चेंज हो रहा है तब राजा से मिलने के लिए एक दूत को भेज देते हैं। इससे राजा को फील क्या हो रहा है कि ब्रिटेन की महारानी हमसे मिलने के लिए एक अपने पर्सनल आदमी को भेजी है और वो गिफ्ट के साथ आता था और इनसे बड़ा मीठा मीठा बात करता था। अब राजा इस पे खुश, जब राजा खुश तो बस राजा को खुशी में जो कहिए राजा कर देगा। और ये लोग राजा को खुश करते थे और उसके बाद धीरे से अपना प्रपोजल बता देते थे कि सर ये है। अब राजा खुशी खुशी में इनको दे देता था। अब देखिए जब जॉन सरमन का एक टीम आता है यहाँ पे भारत में, तो उस समय हुआ क्या कि फारुखसियर को एक बड़ी गंभीर बीमारी हो गई थी।
और मेडिकल साइंस तो उसमें डेवलप था नहीं। तो जॉन सरमन के कमेटी में एक डॉक्टर था, इस डॉक्टर का नाम है डॉक्टर हैमिल्टन। डॉक्टर हैमिल्टन नाम था इसका, और इसने इस बीमारी का इलाज कर दिया। और फर्रुखसियर को देखे तो फर्रुखसियर मतलब ठीक हो गया। अब जब फर्रुखसियर की बीमारी ठीक हो गई तो राजा पूरा खुश, एकदम मस्त, और मस्त मूड में क्या किया, इनकी जो भी डिमांड थी, इनके डिमांड को फुलफ़िल कर दिया। और अपने फुलफ़िल डिमांड से कैसे किया, यह एक फरमान जारी किया। और इसी फरमान को ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा किसने जारी किया था, तो फर्रुखसियर ने जारी किया था। ठीक है, तो इस फरमान में अब था क्या, फरमान कहें या मैग्ना कार्टा कहें, इसमें था क्या, तो इसमें था कि 3000 वार्षिक रुपया आप दीजिए और बंगाल में आराम से आप व्यापार कीजिए। देखिए, शाहजहाँ के टाइम में 300 रुपये था, 300 पाउंड था, लेकिन वो कहाँ तक था, एक गवर्नर का एरिया था। लेकिन यह राजा फरमान दे रहा है, इसका मतलब क्या था, 3000 दीजिए और पूरे बंगाल में करिए। इन दोनों में थोड़ा सा अंतर समझिएगा। दूसरा इसमें था, दूसरा इनके फरमान में कहा गया था कि आपको एक दस्तक दिया जाएगा। दस्तक क्या होता है, एक फ्री पास होता है कि आप इस पास को जिसको चाहे दे सकते हैं, आपके बिहाफ पे वह व्यापार कर सकता है। यह फ्री पास होता है। इस फ्री पास के बड़ा ही दुरुपयोग किए, और दुरुपयोग किए यही बाद में देखेंगे भ्रष्टाचार का कारण बनता है। तीसरा जो था उसमें बम्बई टकसाल था। बम्बई टकसाल से पैसा छपता था, और राजा ने कहा कि बम्बई टकसाल का जो पैसा है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का एरिया है, वहाँ भी यह करेंसी चलेगा। तो अब इनका जो व्यापार था, जो पहले अपने पाउंड में, सोना चांदी बुलियन में करते थे, अब यह करेंसी में करने लगे व्यापार, इनको और सुविधा हो गया। ठीक है, तो यह था फर्रुखसियर का कारण। अब देखिए, हमने तो देखा कि पहला कंपनी अंग्रेज़ बनाते हैं मछलीपट्टनम में, जो गोलकुंडा प्रांत में आता है, और अंग्रेज़ों से इनका संबंध है। अब थोड़ा सा इनका स्थानीय जो लोकल जो शासक थे, उनके साथ अंग्रेज़ों का संबंध देख लेते हैं। गोलकुंडा की कंपनी यहीं पे तो मछलीपट्टनम में अपना पहला कंपनी बनाते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि जब अंग्रेज़ों का संबंध मुग़ल राजाओं से इतना अच्छा हो गया, तो गोलकुंडा का जो राजा था वो भी सोचा कि हम भी इनसे संबंध बनाएं। अगर हम अंग्रेज़ों से संबंध अच्छा बनाते हैं तो इनडायरेक्ट रूप से हमारा मुग़लों से संबंध अच्छा हो जाएगा। तो इन्होंने क्या किया कि एक जगह है, जगह कौन सा है, नहीं, एक मिनट, गोलकुंडा का जो राजा था उसने क्या किया कि 1632 में 500 पैगोडा इनसे लिया, 500 पैगोडा इनसे लिया, और इनको बोला, पैगोडा क्या होता है, मतलब गोल्ड होता है, गोल्ड कॉइन होता है, गोल्ड करेंसी कह सकते हैं इसको, पैगोडा को। और इनको 500 पैगोडा में बोला कि आप 1 साल तक फ्री ट्रेड मेरे एरिया में कर सकते हैं। अब देखिए, मुग़ल से इनका संबंध अच्छा होता है, इसको देख के जो छोटे छोटे राजा हैं वो भी इनसे संबंध बनाने की कोशिश करते हैं, और इनको ट्रेड में वो भी छूट देते हैं। और यही तो चाह रहे थे, जो ये चाह रहे थे वो इनके साथ होते जा रहा है। तो अब गोलकुंडा में भी इनका विस्तार और ज़्यादा हो गया। साथ में बगल का जो एक राजा है वांडीवास, वांडीवास कहाँ पे है, अगर आज की बात करें तो तमिलनाडु है। इसका जो राजा था, यह 1639 में क्या किया कि यह इनको मधुरापुरम एक जगह है, इनको किलेबंदी करने की इजाज़त दे दी।
ये मतलब ऑफिस बनाना चाहते थे। तो तमिलनाडु में एक जगह है मदुरापुरम, इस जगह को जो बांडीवास का जो नायक था, जो मतलब राजा था, वो इनको किलेबंदी करने की इजाज़त दे दी और इसी मदुरापुरम को किलेबंदी करके इन्होंने बनाया सेंट, नहीं सेंट नहीं, फोर्ट सेंट है, फोर्ट सेंट जॉर्ज, फोर्ट सेंट जॉर्ज बनाया और बाद में इसी को कहा गया मद्रास, और यहीं पे किलेबंदी किए और यहीं से फिर अपने कंपनी का ऑफिस बनाए और यहीं से सारा काम में करते हैं। फिर आप देखेंगे जब फ्रेंच से लड़ाई होगी तो मद्रास बड़ा इंपॉर्टेंट जगह होगा, हम इसको डिटेल में देखेंगे। तो आप देखेंगे मदुरापुरम की किलेबंदी की यहीं बनता है फोर्ट सेंट जॉर्ज और जगह का नाम है मद्रास। तो ये था बांडीवास के साथ। अब देख लेते हैं ये ट्रेड क्या करते थे, अंग्रेज़ों का ट्रेड क्या था। तो हाँ, मद्रास शहर का एक और चीज़ यहाँ पे देख लेते हैं, इम्पोर्टेंट है। मद्रास जो शहर बना तो सबसे पहले भारत में आप देखेंगे तो नगर पालिका और मेयर, इन दोनों का स्थापना होता है, मतलब मद्रास में। यह एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है और यह टाइम पीरियड है 1687। 1687 में मद्रास में नगर पालिका और मेयर का चुनाव होता है और ये एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया, तो आप इसको याद रखेंगे। व्यापार में देख लेते हैं, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी क्या क्या व्यापार करती थी, तो यह एक्सपोर्ट करती थी सूती वस्त्र, ये तो मतलब सबका सेम ही होगा लगभग, सूती वस्त्र, रेशमी वस्त्र, अफीम, सोरा इत्यादि, यही सब हाथी दांत वगैरह करते थे। और इंपोर्ट वगैरह सोना चांदी, ताला, शराब एवं तेल का करते थे। तो आप थोड़ा याद रखेंगे। एक इसमें इम्पोर्टेंट है, एक स्वाली का लड़ाई है, स्वाली का युद्ध, ये थोड़ा सा छूट गया ऊपर में बताना। ये स्वाली का युद्ध है, ये होता है 1612 में और ये होता है अंग्रेज़ और पुर्तगाल में। ये अंग्रेज़ पहले चाहते हैं कि हम सूरत में कंपनी की स्थापना करें, लेकिन सूरत में पुर्तगाल पहले से स्थापित हैं। तो इन दोनों के बीच में लड़ाई होगी। स्वाली जो जगह है यह सूरत में जगह है, वहीं पे लड़ाई होती है दोनों के बीच में 1611 में। यहाँ पे अंग्रेज़ जीत जाते हैं और अंग्रेज़ जो जीतते हैं किसके मदद से जीतते हैं, तो ये रहता है थॉमस बेस्ट, जो अधिकारी है अंग्रेज़ अधिकारी, इसका नाम है थॉमस बेस्ट। तो आपसे कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि स्वाली के युद्ध में अंग्रेज़ कौन जीतता है, तो अंग्रेज़ जीतते हैं। और अंग्रेज़ का जो ऑफिसर कौन रहता है, तो थॉमस बेस्ट रहता है। ये आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप इसको याद रखेंगे। अगला आप देख लेते हैं डेनिश है। डेनिश ये डेनमार्क वाले हैं, डेनमार्क को हम डेनिश कहते हैं। अगर इनकी स्थापना की बात करें तो 1616 में इनकी स्थापना होती है और इनका भी उद्देश्य वही है कि जो इधर एशिया की जो देश हैं वहाँ पे आके अपना व्यापार करना है। 1620 में इनका पहला कंपनी बनता है तमिलनाडु के ट्रेम्बकोर में। ठीक है, आप इसको याद रखेंगे। देखिए, इन जितने कंपनियां आ रही हैं उनका जितने मतलब देश की कंपनियां आ रही हैं, उनका पहला कंपनी भारत में कहाँ बन रहा है, यह सबसे इम्पोर्टेंट है और ये एग्ज़ाम में ज़्यादातर यही पूछा जाता है। तो इनका पहला कंपनी 1620 में बनता है तमिलनाडु में। तमिलनाडु का जगह है ट्रेम्बकोर। देखिए, यह इनका बहुत सीमित जगहों पे इनका ट्रेड रहा, ये ज़्यादा एक्सपेंशन इनका हो नहीं पाया। तो और इनका कारण दो था, एक तो ये ईसाई मिशनरी शिक्षा पर फोकस करते थे, दूसरा ये वेस्टर्न एजुकेशन पर फोकस करते थे। और इन दोनों काम से भारत के लोगों को लगता था कि यह हमारे मतलब कल्चर में इनका हस्तक्षेप हो रहा है, इसीलिए ये ज़्यादातर मतलब इनका व्यापार का एक्सपेंशन नहीं हो पाया।
और अगर हम पुर्तगाल को देखते हैं तो पहले व्यापार पे फोकस करते हैं, फिर अपना ईसाई मिशनरी और वेस्टर्न एजुकेशन पे तो किसी का ध्यान ही नहीं, वो एजुकेशन पे ध्यान देते ही नहीं है। और ये दोनों काम करते हैं, इसीलिए थोड़ा सा आप देखेंगे कि ये भारत में लोगों को पसंद कम आते हैं और इनका बहुत सीमित प्रभाव रहता है और एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन इनसे बहुत कम ही आता है। तो बस 2 ही आएगा, 1600 इसका स्थापना कब हुआ और यहाँ पे इनकी पहली कंपनी कहाँ थी, बाकी इनके बारे में डिटेल में नहीं पढ़ना है। अब देख लेते हैं लास्ट में हमारा फ्रेंच है। फ्रेंच कंपनी जो है इसकी स्थापना होती है 1664 में और भारत में जब आती है तो भारत में इसकी स्थापना होती है 1667 में। पहली कंपनी बनती है भारत में 1667 में। अब थोड़ा सा हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ लेते हैं, इसको पहले हटाते हैं, इसको हम फ्रेंच के बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं। 1664 का जो टाइम है, देखिए यहाँ से क्वेश्चन बनता है, मैं जहाँ जहाँ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपको पहले ही वार्न कर दे रहा हूँ कि आप थोड़ा ध्यान देंगे। यहाँ पे राजा है फ्रांस का लुई 14वां और यह खूब सवाल बनता है कि जब फ्रांस की कंपनी का स्थापना हुआ तो वहाँ का राजा कौन था, यह था किंग लुई 14वां। ठीक है, इसका जो फाइनेंस मिनिस्टर है यह है कोलबर्ट और इन दोनों के टाइम में ही कंपनी बनता है। तो आपसे किंग का भी पूछा जाता है और फाइनेंस मिनिस्टर का भी पूछा जाता है, तो आप दोनों याद रखेंगे। अब आप कहेंगे कि हम इसमें राजा और फाइनेंस मिनिस्टर कहाँ से आ गया, तो जो फ्रांस की कंपनी है यह सरकारी कंपनी है। अभी आपने जितना कंपनी देखा था सरकारी कंपनी नहीं था कोई, यह फ्रांस की कंपनी सरकारी है। तो इसमें जो किंग होगा वो प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर होगा और जो फाइनेंस मिनिस्टर होगा वो तो उसका मतलब सरकार यही है, तो फाइनेंस मिनिस्टर भी इसमें आप इन दोनों को याद रखेंगे, यह एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो ये तो दोनों बैठे हैं फ्रांस में। अब भारत में फ्रांस की कंपनी मानते हैं सूरत में इसका स्थापना हो गया 1667 में। पहला कंपनी मतलब कह सकते हैं प्रथम कंपनी यहाँ पे बनी सूरत में 1667 में। इसको रूल कर रहा है कौन, गवर्नर। अब ये तो बैठा है भारत में, तो इन दोनों के बीच का जो कड़ी होगा ना, इसको हम लोग कहते थे कमिश्नर। हालांकि ये शुरुआत में पद रहा, बाद में कमिश्नर का पद हट गया, ख़त्म हो गया, सारा काम गवर्नर ही डायरेक्ट देखने लगा। लेकिन यहाँ से 2 क्वेश्चन बनता है, हम उसको देख लेंगे। पहला कमिश्नर जो है फ्रेंच कंपनी का पहला कमिश्नर जो है उसका नाम है फ्रांसिस कैरोन और पहला जो गवर्नर है इसका नाम है मार्टिन प्रथम। ये 2 याद रखेंगे, एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। और बाद में अगर गवर्नर देखें, गवर्नर के अधीन काम होगा बाद में, तो बाद के और गवर्नर बनते हैं, लीनो बनता है, ड्यूमा आता है, फिर डुप्ले आता है और सबसे इसका ताकतवर गवर्नर मतलब काबिल गवर्नर कहेंगे डुप्ले। और डुप्ले के बारे में कहा जाता है कि भारतीय राजनीति में इसने सीधा हस्तक्षेप किया। मतलब अंग्रेज़ों के पहले, अंग्रेज़ तो हस्तक्षेप बाद में करते हैं, अंग्रेज़ों के पहले सीधा हस्तक्षेप अगर कोई किया है तो डुप्ले किया है। और साम्राज्य जो है एक्सपेंशन की जो पॉलिसी लाया है सबसे पहले डुप्ले लाया है, तो डुप्ले को हम डिटेल में देखेंगे। आज हम इतना ही पे अपना लेक्चर ख़त्म करते हैं। अब आज हम डच, अंग्रेज़, डेनिश और फ्रांसीसियों का आगमन देखा, कैसे ये आते हैं और अपना एक्सपेंशन करते हैं। अब आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो देखने के बाद आप जो भी किताब पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं, लेकिन उससे पहले आप बीपीएससी का जो प्रीवियस ईयर टेस्ट पेपर है उसको आप लगाइए और अपना खुद के एनालिसिस करिए कि आपने जो पढ़ा है कितना क्वेश्चन बना पा रहे हैं। क्योंकि देखिए हम लोग का टारगेट है कि हम जिस सीरीज़ को लेकर चल रहे हैं उसमें अगर 15 क्वेश्चन पूछा जाए, 15 क्वेश्चन अगर मॉडर्न से पूछा जाए तो हम 13 से 14 क्वेश्चन कर पाएँ, मतलब हमारा 90% हम क्वेश्चन कर पाएँ। तो आप देखिए
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए और बताइए, अपना जो भी सुझाव हो आप लिखिए, हम उसे शामिल करने का प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।